गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस। तो अगर नॉर्मल वैल्यू के अलावा हमें कुछ और एडवांस मनी भी उसके साथ मिलता है, जो भी हमारी वैल्यू फिक्स होती है, तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस, इसके लिए हमने इसको दो पार्ट्स में बांटा है, गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में। यानी अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ आपको एडवांस मनी मिल रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और सर्विसेज के केस में क्या होगा। तो अब आपको ध्यान देना है क्या होगा, उसमें हम चेक कर लेते हैं। और दोनों में सेम ही रहेगा, प्रोविज़न दोनों में सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक में गुड्स हैं और एक में सर्विसेज हैं। तो एक को ही आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉब्लम पॉइंट क्या है कि मान लीजिए अगर आपको एडवांस मनी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट जो भी इंडिकेट इनवॉइस में किया गया है, इनवॉइस का जो अमाउंट इनवॉइस में जो मेंशन किया गया, उससे अगर आपको 1000 रुपये तक एडवांस ज़्यादा मिलता है, मतलब जो आपको एडवांस मिल रहा है वो 1000 रुपये तक मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एन अमाउंट अप टू 1000 है, ठीक है। और किस मनी से ज़्यादा मिल रहा है, जो इनवॉइस में मेंशन है उस मनी से मिल रहा है ज़्यादा। तो जो सप्लाई का टाइम होगा, उस एडवांस मनी के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। क्या होगा वो? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। देखिए, अगर अप टू 1000 रुपीज़ इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टेक्स्ट इनवॉइस, राइट, तो क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडवांस, राइट। सिर्फ उस एडवांस के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा ना, वो डेट ऑफ इशू होगा। और सेम चीज़ हमारी इस केस में भी है जब हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है क्या, एक सेकेंड, हाँ शायद हमारा एक पॉइंट छूट गया है मेरे ख्याल से। हाँ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना, हमने एडवांस का कर लिया। अब दूसरे पॉइंट आ जाते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएट एंटरप्राइजेस। मान लीजिए क्या होता है कि एक सप्लायर जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, वो सप्लाई कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज के तहत जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी पे करेगा, राइट। तो अब इस केस में हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपिएंट की आ जाती है, तो वो अपनी बुक्स में, इस केस में जब एसोसिएट है ना, बाय एसोसिएट एंटरप्राइज, दो एंटरप्राइजेज हैं जो आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक एंटरप्राइज जो है इंडिया के बाहर है और वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जिसको सप्लाई कर रहा है, राइट, उसको जीएसटी पे करना है। और डेट ऑफ एंट्री जो अपनी बुक्स में उसकी डेट ऑफ एंट्री होगी, किस चीज़ की, थोड़ा सा नीचे कट गया है ये, इस पेमेंट की जब वो एंट्री करेगा, वो या तो जब वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा या जब वो पेमेंट उसके अकाउंट से जाएगी, विच एवर इज़ अर्लियर, वो आपको लेना है डेट। एक बार हम डायग्राम यहाँ देख लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें कम समझ में आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, जो हेडिंग क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एसोसिएट मतलब जो दो एसोसिएट्स, जो दो एंटरप्राइजेस मिलकर काम कर रहे हैं। दो, अब डेट चेक कर लो, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, अगर रिसिपिएंट कर रहा है तो अपनी बुक्स में जो एंट्री कर रहा है या जब वो पेमेंट कर रहा है, इन दोनों में जो अर्लियर डेट होगी ना, वो लेनी है हमको। इन केस जब एसोसिएट्स एंटरप्राइजेज वाला केस है, ठीक है। तीसरी बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एडिशन का मतलब क्या है कि इनवॉइस के अलावा आप इनवॉइस में जो अमाउंट इंडिकेट था उससे ज़्यादा क्यों पे करेगा कोई? उससे ज़्यादा तभी पे कर सकता है या तो कोई पेनल्टी हो, या टैक्स मतलब लेट पेमेंट करने की वजह से कोई इंटरेस्ट लग गया है, वो हो सकता है, ठीक है ना। तो चाहे सर्विसेज हों चाहे गुड्स हों, दोनों का केस सेम रहेगा। इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ गुड्स क्या करते हैं देख लेते हैं। तो उस केस में जब आपको वो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, चाहे वो इंटरेस्ट के वजह से हो या पेनल्टी की वजह से हो, तो जिस डेट पर वो पेमेंट मिलती है उस डेट को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। फिर से देखो, डायग्राम में आ जाओ। मान ली हेडिंग क्या है, अगर कोई वैल्यू में एडिशन हुआ है, ठीक है, तो डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन, राइट, तो वो डेट आपको देखनी है, वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यही गुड्स में है, मैंने सेम इसलिए लिखा है कि दोनों का सेम केस है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम मोटर्स रिपेयर
रिपेयर्स कार ऑफ मिस्टर एक्स। जो राम मोटर है वो एक्स की कार रिपेयर करता है ऑन क्रेडिट, उधार पर, ऑन 15 दिसंबर 2018, ओके, फॉर 15,000, 15,000 का उसने कार का बिल बना दिया। एक्स ने उसको पेमेंट की 15,000 की एंड 200 रुपये और दिए एज इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट क्यों दिया? क्योंकि उधार पेमेंट थी इसलिए, ऑन 20 फेब। तो अब देखो 15,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा 15 दिसंबर, ठीक है, लेकिन इस 200 रुपये के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा मेरा 20 फेब। क्यों? एडिशनल पेमेंट जिस दिन होगी वही डेट आपकी फाइनल समझी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान दिया कि हम जो है किस तरीके से पे करेंगे, एडिशनल का भी और अगर कोई एडवांस आता है उसका भी, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम आ रहे हैं चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ये बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि हमने सप्लाई पहले कर दिया, राइट, इनवॉइस भी साथ में इशू कर दिया, लेकिन पेमेंट जब करने का समय आया तो जीएसटी के रेट्स चेंज हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है, इनवॉइस तो आपका पुराने रेट का है ना, सप्लाई भी आप पहले कर चुके, लेकिन जीएसटी का रेट चेंज हो गया, तो क्या बायर हमें नए रेट से पेमेंट करेगा इनवॉइस में? मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा रेट ऐड करके देगा, या पुरानी पेमेंट करेगा जो उसकी बनती थी? तो ये है हमारा टॉपिक कि अगर रेट्स में चेंज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं। हेडिंग वही है, चेंज इन रेट्स। सप्लाई इज़ completed बिफोर द चेंज एंड सप्लाई इज़ completed आफ्टर द चेंज। नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स। अगर सप्लाई हो चुकी है इससे पहले कि रेट चेंज होता, मतलब हमने गुड्स या सर्विसेज तो दे दिए हैं तो रेट बाद में चेंज हुआ, लेकिन वो कहता है कि अभी हमने सप्लाई भी नहीं किया था कि रेट चेंज हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ। जो हमारी सप्लाई रेट चेंज होने से पहले हुई है, ये टेबल उससे रिलेटेड है। अब 3 केस हैं, तीनों केसेस को मैं यहाँ पर ही डिफ़ाइन कर दूँगी। आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने के लिए ओके है, आपको करना पड़ेगा, बट टेबल अगर समझ में आ गया तो आप आराम से इसको लिख पाओगे। जैसे 3 केस बनेंगे। पहला केस, पहले तो मेन कंडीशन समझ लीजिए, सप्लाई हो चुकी है और रेट चेंज होने से पहले, ठीक है। ये हमारा है मेन हेडिंग। अब इसमें 2 पॉइंट देख लो, ध्यान से देखना। एक तो आपने इनवॉइस इशू किया है, एक आपको पेमेंट मिली है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हम क्या देखेंगे, उसके आधार पर हमारा रेट सेट होगा। नाउ देयर आर 4 कॉलम्स, 3 केस हैं, 4 कॉलम्स हैं। रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसको प्लीज़ समझ के कीजिएगा, क्योंकि रट्टे के हिसाब से आप नहीं कर पाओगे ये। नंबर 1, इनवॉइस इशू कर दिया। अब आपके दिमाग में पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सप्लाई हो चुकी है, लेकिन रेट चेंज होने से पहले सप्लाई हो चुकी है। रेट चेंज होने से पहले सप्लाई हो चुकी है। चलिए, अब आपने बिल जो उसको दिया है वो चेंज के बाद दिया है। क्या चेंज के बाद? रेट चेंज के बाद, ठीक है। बिल आपने बाद में दिया, पेमेंट भी आपको फिर बाद में ही मिली। अब आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, आफ्टर चेंज क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि सप्लाई तो पहले ही हो चुकी है लेकिन इनवॉइस बाद में गया और पेमेंट बाद में गई। तो आफ्टर का मतलब, पहले तो इन दोनों में देख लो अर्लियर क्या है। मान लीजिए ये 15 जनवरी है, ये 15 मार्च है, तो हैं तो दोनों ही रेट के बाद के ना, मतलब रेट चेंज होने के बाद की डेट्स है ना। मान लीजिए रेट चेंज हुई थी 1 जनवरी को, मैंने इनवॉइस इशू किया 5 जनवरी को, पेमेंट मिली मुझे 10 जनवरी को। दोनों ही डेट्स टैक्स के रेट्स चेंज होने के बाद की है, इसलिए तो आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर चेंज। अब आप पहले इन दोनों के डेट्स का कंपैरिजन करो, 5 जनवरी और 10 जनवरी, दोनों में पहली डेट कौन सी है? 5 जनवरी है। 5 जनवरी है, ठीक है। अब बताओ रेट क्या लगना चाहिए? 5 जनवरी तक रेट चेंज हो चुके थे क्या? हाँ बिल्कुल हो चुके थे। तो कौन सा रेट लगेगा? नया रेट। अब समझ में आया कैसे निकाला? फिर से बता रही हूँ, सप्लाई हो चुकी है, रेट चेंज बाद में हुआ है, ठीक है। इनवॉइस आपने इशू किया जब रेट चेंज हो चुका था,
पेमेंट आपको मिली जब रेट चेंज हो चुका था। पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और अर्लियर डेट लेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों में अर्लियर चाहे कोई भी हो, रेट तो चेंज पहले ही हो गया था ना, तो रेट चेंज होने के बाद आप अर्लियर वाला देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नया रेट ही लगाना पड़ेगा। मतलब बायर को नुकसान हो गया, अब उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। सप्लाई तो पहले हो चुकी है, इनवॉइस भी आपने पहले ही दे दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। पेमेंट आपको बाद में मिली, कब? टैक्स के रेट चेंज होने के बाद। अब इन दोनों में अर्लियर देखो, बिफोर और आफ्टर में तो यही वाला है ना अर्लियर। अभी बिफोर, यहाँ पे मैंने बिफोर लिख दिया। बिफोर क्यों लिखा? यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्यों है? क्योंकि बिफोर के ऊपर इनवॉइस वाला है, ठीक है ना। चलिए, बिफोर चेंज आफ्टर चेंज में अर्लियर कौन सा है? बिफोर, राइट। अभी मान लीजिए टैक्स की डेट चेंज हुई थी 1 जनवरी को, इनवॉइस इशू हुआ था 28 दिसंबर को, लेकिन पेमेंट मिली मुझे 10 जनवरी को। दोनों में पहले वाली डेट कौन सी है? ऑब्वियसली 28 दिसंबर है, जो भी मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो 28 दिसंबर के समय रेट्स क्या थे? जल्दी से ले लो, ओल्ड रेट से। ओके, चलिए आ जाते हैं तीसरे पे। आफ्टर चेंज, बिफोर चेंज, दोनों में अर्लियर कौन सा है? बिफोर वाला है। बिफोर वाला है तो बिफोर पे तो ओल्ड टैक्स था ना, लीजिए ओल्ड टैक्स। अब समझ में आ गया कितना सिंपल था। क्या करना है हमको? दोनों में अर्लियर लेना है। अर्लियर लेने के बाद देखना है ये है या ये है। अब मान लीजिए आफ्टर था, ये आफ्टर था, आफ्टर में तो नया टैक्स आ चुका था। यहाँ पे बिफोर है, यहाँ पे आफ्टर है, तो बिफोर वाला लेंगे और बिफोर वाले में तो टैक्स के रेट पुराने लगेंगे। आफ्टर है, बिफोर वाला लेंगे, टैक्स के रेट पुराने लगेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये सारा तामझाम जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसी से रिलेटेड है। अब आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ दूसरी टेबल। सप्लाई आपने टैक्स के रेट चेंज होने के बाद की है। अब समझ में आया? अब फिर से वही टेबल, 3 केस हैं, इनवॉइस इशूड, पेमेंट रिसीव्ड, टाइम ऑफ सप्लाई, एप्लीकेबल रेट्स। अब आपको ध्यान करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, ये मेरी ट्रिक है, एक कहीं आपको नहीं मिलेगी। पहला केस मान लीजिए है बिफोर आफ्टर, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा फॉर्मूला बनाया है। अदरवाइज़ अगर आप इसको समझ के भी करते तो हो जाता, पर एक बार हम पहले इसको इस तरीके से देखते हैं। बिफोर आफ्टर मतलब BA, जैसे ही BA आए तो उसके बाद N कर देना है, BAN, N का मतलब न्यू रेट, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, बैन मतलब न्यू रेट। अब आ जाओ B, दोनों B हो गए, BBO, राइट। O का मतलब ओल्ड, BA है तो N और BB है तो O। ये तो वही बात होगी जैसे प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, राइट। इसी तरीके से कई बार कुछ चीज़ें हमें ट्रिक से करनी पड़ती हैं। और तीसरा क्या कह रहा है? AB, तब भी N, यानी AB भी N है, BA भी N है, तो ओके, कोई टेंशन ही नहीं रही, फिर तो हमारे को आराम से समझ में आ गया। अगर डबल भी आए तो आपको O करना है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ मैं आपको इस टेबल के लिए बता रही हूँ, उस टेबल के लिए मैंने आपको लॉजिक समझाया है, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे ही करना है, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। यानी B अगर A है तो इसका मतलब आपका N होना चाहिए। N का मतलब न्यू रेट, और न्यू रेट का मतलब होता है जो आफ्टर वाला है, तो आफ्टर वाला का मतलब ये वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है तो आप क्या बोलोगे? यहाँ वाला पेमेंट रिसीव, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई। समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखते हैं। मैंने बोला डबल B के बाद O लगाना है, O लगाना है ना, ओल्ड रेट। अभी ओल्ड रेट दोनों में बिफोर है तो कोई भी ले सकते हो ना, तो आपने अर्लीस्ट, अब यहाँ पे दोनों में जो अर्लीस्ट होगा वही लेना है। तीसरा AB, N हो गया, N का मतलब आफ्टर वाला, तो आफ्टर वाले के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इनवॉइस इशूड, तो यहाँ आप लिखोगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई, और नीचे जो भी लिखा है, जो मैंने आपको समझाया है वैसे ही आपको करना है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको मिनट में ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये उसी टेबल पर बेस्ड है। कैसे? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। द रेट ऑफ CGST हैज़ बीन इंक्रीज टू 12%।
CGST का रेट 12% चला गया 1/9/18 से 1 सितंबर 2018 में 12% हो गया। इससे पहले रेट था हमारा 5 कितना परसेंट है, 5% है। चलिए जी, अभी हम इसको देखे बगैर करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, मैं वही टेक्निक बताऊंगी जो मैंने बताई है आपको पहले ही, तो उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, डेट ऑफ सप्लाई, पहले तो ऊपर देखो, टाइम ऑफ सप्लाई हमने देखना है। रेट चेंज कब हुआ बच्चों, रेट चेंज हुआ है 1 सितंबर को, ठीक है, रेट चेंज 1 सितंबर को हुआ है। अभी मैं देखूं डेट ऑफ सप्लाई, हमारी सप्लाई की सर्विस कब, सर्विस सप्लाई कब की थी हमने, 27/8 को, तो बिफ़ोर, ये भी बिफ़ोर और ये भी बिफ़ोर, चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। आपने रेट देखा 1 सितंबर को चेंज हो गया, पहली सप्लाई मैंने रेट चेंज होने से पहले की, दूसरी भी रेट चेंज होने से पहले, तीसरी भी रेट चेंज होने से पहले, तो ये पहली वाली टेबल का आ रहा है। चलिए आ जाओ यहाँ पे, अब हमें उस डेट का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं देखूँगी, पहला केस मेरा बिफ़ोर वाला है, तो वहाँ हमारा लॉजिक हमसे लड़ाएंगे। इनवॉइस कब हुआ था, 5/9 को, और डेट ऑफ पेमेंट हुई थी 7/9 को। अर्लियर बता दो कौन सा है, 5/9 है। 5/9 मतलब डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस 5/9 है, तो मैं ज़रा चेक करूँ, 1/9 के तो बाद हुआ था ना 5/9, और 1/9 के बाद तो रेट नया आ गया था, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 12% न्यू रेट आ गया। आप चेक कर लो, ये रहा 12% दिख गया। दूसरे पे आ जाए, 25/8 और 7/9 में क्या डिफरेंस है, दोनों में अर्लियर कौन सा है, 25/8, ठीक है। 25/8 का कंपैरिजन इस डेट से करो, 25/8 तो पहले वाली डेट बनती है, यानी रेट चेंज होने से पहले वाली डेट है, और पुराना रेट मेरा कितना था, ओल्ड रेट जो भी था वो मैं लिख दूँ यहाँ पे, ओल्ड रेट लिख क्या। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं, 8/9 और ये 31/8, तो ये वाली डेट होगी हमारी अर्लियर, ठीक है। 31/8 का कंपैरिजन इससे करो, ऑब्वियसली पहले आया तो ओल्ड रेट आ गया, चेक करो, ये ओल्ड रेट आ गया, ठीक है। तो पहली वाली टेबल तो क्लियर हो गई। अब डिलीवरी हमने आफ्टर टैक्स के चेंजेस के बाद दी है, तो यहाँ पे वही BBOABN चेक करें। हाँ जी, अब मैंने BAB पहले ही आपके लिए बता दिया, फिर भी बता देती हूँ। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ चेक करूँ, 1/9/18 से पहले है कि बाद में है, पहले है। 5/9 बाद में है, आफ्टर 31/8 बाद में है। सिमिलरली इसका भी कर लो, ये पहले है, ये पहले है, ये बाद में है, ठीक है जी। अब डबल B आया ना, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ओल्ड। A और B आया, इसका मतलब होना चाहिए न्यू, और BA आया, इसका मतलब होना चाहिए न्यू। आप बेशक चेक कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। हो गया चेक, ठीक है। अभी अगर मुझसे पूछे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका, ओल्ड का, तो ओल्ड का टाइम ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली इन दोनों में क्या था, ओल्ड। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, दोनों ये B है ना। जब दोनों बिफोर आ जाए ना तो अर्लियर डेट लेते हैं, 28 लोगे या 31 लोगे, डेफिनेटली 28 लोगे। आगे चेक करो, न्यू है, न्यू में क्या करेंगे, न्यू 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 आफ्टर में जाएगा, आफ्टर तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, 5/9। फिर न्यू है, न्यू यहाँ आफ्टर में जाएगा, 8/9, तो हमारा सप्लाई ऑफ टाइम क्या है, 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।